ब्रिगेडियर वकार हसन हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अफसोसनाक खबर आज सुबह ये वाक़या पेश आता है, हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया है। किस तरह देखते हैं आप इस वाक़े को? इसमें आई थिंक एक तो अफसोसनाक खबर और फलस्तीन का और हमास का बहुत बड़ा नुकसान है, और मेरे ख्याल आलम इस्लाम का भी बहुत बड़ा नुकसान, बिकॉज ये एक सिंबल थे रेजिस्टेंस का अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट लॉबी। लेकिन इसके जो रिपरकशंस आई थिंक वो बहुत दूर तक जाएंगे, बिकॉज एक तो इनको ईरान की सरजमीन पे शहीद किया गया, और वो भी उस वक्त जब वो मेहमान थे और वो जो प्रेसिडेंट की बरदारी की तकरीब उसमें शिरकत कर रहे थे। तो एक तो ईरानी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ अर्सा पहले उनके अपने प्रेसिडेंट शहीद हुए एक हादसे में, जिस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या हुआ था। तो बाकी ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल असैसिनेशन है, इनकी भी एक तारीख है। जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में किया गया शहीद, स्पेन के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो सबसे बड़े, उनको भी तेहरान के पास ही शहीद किया गया। तो ये एक तो ये फैक्टर है कि ईरान विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। दूसरा जो है वो है एरोगेंस इसराइल की और वेस्ट की। ये अनाउंसमेंट जो है 3-4 महीने पहले मोसाद के चीफ ने की थी कि हम हमास की लीडरशिप को जहाँ भी होगी, और 3 मुल्कों का उन्होंने नाम लिया था, तुर्की, ईरान और कतर में, हम उनको असैसिनेट करेंगे। और ये सारी दुनिया ने देखा, और इंटरनेशनल लॉ के तहत इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम एक मुनाफकत पे मबनी है, जिस तरह नेतन्याहू का इस्तकबाल हुआ कैपिटल हिल पे और उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, तो ये आई थिंक इन्हीं चीजों का बेसिकली रिजल्ट है। लेकिन इसको अभी रोकने की जरूरत है। तो सर अहम बात तो ये यहाँ पर उठती है ना कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी थी। मतलब वो वहाँ पर सरकारी मेहमान थे, तो उनका जो प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी है, वो तो बहुत सख्त होनी चाहिए थी। जबकि उनको ही टारगेट किया गया और उनके एक मुहाफिज को टारगेट किया गया, तो बाकी सिक्योरिटी कहाँ थी? कोई बाकी तो इस तरह की किसी की हलाकत का मामला वहाँ पर पेश नहीं आया, बस उनको ही टारगेट किया गया। तो सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ पर बहुत सवालात उठते हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो एफर्ट है बेसिकली मोसाद की तरफ से ये तो अनाउंस थी, ये वही मैं कह रहा हूँ कि ईरानियन लीडरशिप को अंडरमाइन करने की एफर्ट है, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए। उससे पहले ईरानी प्रेसिडेंट खुद शहीद हुए ट्रैफिक हादसे में, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं। और उससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हुई है पॉलिटिकल असैसिनेशन, और ये मोसाद ही क्लेम बेसिकली सामने तो आके नहीं करती, लेकिन जो डांडे उसी को जाके मिलते हैं। लेकिन इसकी एंडोर्समेंट है बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो बड़ी शर्मनाक है कि इस्माइल हानिया तो एक लीडर फिगर हेड थे, लेकिन अगर आप फलस्तीन में देखें कि 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं, बच्चों के जिस्म कट गए बॉम्बिंग से, और 3 हिरोशिमा के बराबर आप कह लें एटम बॉम्ब के बराबर ऑर्डिनेंस डिलीवर हो चुका है फलस्तीन बिल्कुल गाजा पे। तो वो भी तो एक अफसोसनाक सिचुएशन है, जिसकी एपैथी, लॉस ऑफ लाइफ हो चुकी इतनी ज्यादा मीडिया में, और किसी हद तक वो इसी में। अभी प्रॉब्ली टाइम आ गया कि अभी स्टेप अप करना पड़ेगा इनको, और कम से कम डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक बाइकआउट करें इसराइल का। अदरवाइज ये पीस की जो एफर्ट है तो कामयाब नहीं हो सकती। पिछले हफ्ते 3 बड़े अटैक्स हुए हैं। कल बेरूत में हुआ है, इसराइल ने किया है ओपनली, सो लेबनान को जंग में धकेला जा रहा है, और फिर हुदैदा में यमन में हुआ है। तो इसराइल तो एक एग्रेसिव पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है। अब इसको रोकने के लिए जरूरी है कि ओआईसी प्लस जो रीजनल पावर्स हैं, टर्की है, रशिया, पाकिस्तान और चाइना, ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज जंग जो है वो काफी फैलेगी। तो सर ऑलरेडी जो थे इसराइल के साथ ये जो गज़ा जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात किए जा रहे थे, और इस्माइल हानिया जो है वो ख़ुद मुज़ाकराती टीम के वहाँ पर रहनुमा थे, सरबराह थे। तो फिर मुज़ाकरात के दौरान इस तरह से ये वाक़या पेश आना, ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या मुज़ाकरात के दौरान इस तरह से किया जा सकता है, अटैक्स किए जा सकते हैं? ये बेसिकली तो इंटरनेशनल सिस्टम की हिपोक्रेसी है या मुनाफकत है कि एक तरफ आप जो है गजा में हजारों लोगों को शहीद कर दें, तकरीबन 1 लाख बंदा अफेक्टेड है, 40,000 शहीद हैं, 70,000 से ज्यादा जख्मी है, और वो भी क्रिपल्ड फॉर लाइफ ही है। फिर डिसलोकेशन है, डेली हम देखते हैं किस तरीके से उनको पुश किया जा रहा है। अभी चाइना ने एक एफर्ट की कि हमास और अल-फतह जो है फलस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान कम से कम एक पोस्टमा कराया जाए, ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट जो है फलस्तीन का वो फिर अमन की तरफ बढ़े। लेकिन ज़ायनिस्ट लॉबी शायद चाहती नहीं है, और ईरान को भी ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, फिजिकली शुड गेट ड्रॉन इनटू वॉर। तो वो भी एक साइड है कि कहने को तो ठीक है मुज़ाकरात हैं। अभी आप देखें अगर कैंपेन जो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में
तो दोनों जो पहले लेट्स से ट्रम्प और बाइडन जो है, दे वर ट्राइंग टू प्रूव कि ज्यादा जायनिस्ट कौन है। पॉलिसी में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज उसमें व्हाइट हाउस की भी इनको सपोर्ट है, कैपिटल हिल की सपोर्ट है। बाकी ठीक है, फॉर द सेक ऑफ गैलरी, फॉर परसेप्शन और ह्यूमन राइट्स, ये सबसे बड़े दावेदार बनते हैं। तो मेरे ख्याल में तो वॉर की तरफ चीजें जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि ईरान इसमें कैसे रिटेलिएट करता है, और फिर जो खित्ते के ममालिक हैं क्या ईरान का इस मौके पर साथ देते हैं या नहीं। जी बिल्कुल सर, यही मैं आपसे बात करने वाली थी कि ईरान की जानिब से किस तरह का रिएक्शन आएगा, या फिर क्या ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, या हमास की जानिब से भी तो कोई रिस्पॉन्स आ सकता है इस वाक़े पर। जी, इसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी लड़ रही है, 4 इसके एलिमेंट्स हैं। हमास जो है वो फलस्तीन में लड़ रही है फिजिकली, और इसराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको भी काफी डेंट किया गया है। तो आप देखें इसका जो और खौफ था वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ है। फिर नॉर्थ में हिजबुल्लाह जो इराक से लड़ रही है, उसको भी अटैक किया गया कल। और लेबनान से, इराक से फिर कतैब हिजबुल्लाह, और साउथ में हुतीज हैं, और 5वां एलिमेंट फिर ईरान का अगर वो खुद आता है तो हो सकता है ईरान जो है, क्योंकि उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट भी करना है। ये तो अभी इंतहाई शॉक की हालत में लीडरशिप, बिकॉज सुबह ये असैसिनेशन हुई, 12 घंटे पहले तकरीब हुई थी कल पे पतारी की। तो सर अब क्या देखते हैं कि खित्ते पर इस वाक़े के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? मुस्लिम ममालिक जो है उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए इस पर? जी, उसमें 2 चीजें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मिलिट्री ऑप्शन तो यूज कर रही है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप देखें तो उन्होंने गल्फ में और रेड सी में इजरायली और से एफिलिएटेड इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया है शिपिंग को, तो उसका एक इम्पैक्ट भी आया है। लेकिन ओआईसी कम से कम ये जरूर कर सकती है कि आप इकोनॉमिक और जो है डिप्लोमेटिक बायकॉट करें। तो टर्की ने परसों बात की, और कल इजराइल ने डायरेक्ट थ्रेटन किया है टर्किश प्रेसिडेंट को, तैयब अर्दोगान साहब को, कि हम आपको असैसिनेट करेंगे। तो जस्ट लुक एट द एरोगेंस। तो अगर आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे, खुदा ना खासा फिर ये 1 by 1 इसको साइलेंस ऑफ द लैम्स वाली पॉलिसी जो है ना, ये नहीं चल सकती। 1.5 अरब की आबादी है, इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मिलिट्रीज हैं। तो इसमें आई थिंक कम से कम 2 चीजों पे इत्तेफाक कर लें तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। कम से कम वॉर जो है वो रुक सकती है, अदरवाइज फिर एक्सपैंड करेगी। बिकॉज हर कोई जब अपना इंटरेस्ट देखेगा तो वो फिर वॉर एक्सपैंड करेगी, बिकॉज जो वॉर मॉन्गर्स हैं ज़ायनिस्ट लॉबी के, उनको एक हौसला मिलेगा कि जी ये तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अगर इस पर इस तरह से नहीं किया गया, कुछ इक़दाम नहीं किए गए, तो इस तरह तो जंग जो है वो और बढ़ेगी। सर, गज़ा जंग में पहले इस्माइल हानिया के 3 बेटे भी शहीद हुए हैं, और अब उन्हें भी तेहरान में शहीद किया गया है। इसके अलावा उनके जो ख़ानदान के दर्जनों अफराद हैं वो भी शहीद हुए हैं इस गज़ा जंग के दौरान। तो अब उनको इस तरह से शहीद कर देना, उनकी तरफ से तो बहुत कुर्बानियाँ हैं इस तमाम। जी बिल्कुल, ये तो इजराइल की एक दाइवा पॉलिसी है, जिसमें 1948 से बेन गुरियन के टाइम से फिलिस्तीन की किसी नस्ल को आपने खड़ा नहीं होने देना, ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी। और आप देखेंगे सीरीज ऑफ वॉर्स इम्पोज की गई, और ये वाली तो बहुत खौफनाक है। इस्माइल हानिया की बहुत बड़ी कुर्बानी है, ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट सारी फैमिली को शहीद किया गया, नॉट ओनली सन, पूरी फैमिली जो है जो गजा में थे, और वो डेफिनेटली स्ट्रगल का हिस्सा थे। अभी उनको किया गया है, तो ये एक मैसेज है फलस्तीनियों को कि हम आपकी नस्लों को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या इस पे ओआईसी को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए? बिल्कुल सर, इस पर रिस्पांस करना चाहिए। तज्जियाकार हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।